अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आज अपने फर्स्ट डे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो उसको स्टार्ट करना है। टॉपिक का नेम है बेसिक कंसेप्ट। इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक जो हमको स्टडी करना है, जैसे कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ये इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट के तौर पर हम इस चैप्टर के अंदर मोल पढ़ेंगे और भी डिफरेंट टर्म जो है हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है, जिनको हम कंटिन्यूसली जो है वो पढ़ना है वन बाय वन। पहले हम अपना टॉपिक जो है बेसिक कंसेप्ट में एटम जो है उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमें साइंस क्या चीज़ है इसका भी पता होना चाहिए। साइंस जो है एक लैटिन वर्ड सेंशिया, इससे ड्राइव किया गया है। साइंस का वर्ड लैटिन वर्ड सेंशिया से ड्राइव किया गया है, क्योंकि हम लैटिन की बजाय मोस्टली इंग्लिश जो है उससे फेमिलियर हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सेंशिया का इंग्लिश मीनिंग क्या है। सेंशिया का इंग्लिश मीनिंग लिया जाए तो दिस इज नोन एज नॉलेज। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में जानना प्रॉपर वे के अंदर कि कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, और उससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, उस नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग को जो है वो नाम साइंस का सेंशिया का दे दिया जाता है। अब ये नॉलेज जो हासिल करना है कैसे किया जाता है, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं फायर के फिनोमिना को, तो हम जो है वो फायर के फिनोमिना से बहुत मरतबा जो है वो फेमिलियर हो चुके हैं। लेकिन फायर के फिनोमिना को जस्ट स्टडी ही करना और क्या उसके ऊपर जो रूल अप्लाई हो रहे हैं उनको बार बार देखना कि क्या ऐसा ये काम होता है या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ले लिया जाता है, हम एक कैंडल को बर्न करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं कि वो कैंडल जो बर्न कर रही है। अब इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाए, हम इसके ऊपर एक गिलास जो है उसको रख दें। गिलास रखने के बाद कैंडल जो है वो 2 या 3 मिनट के लिए जलेगी, उसके बाद ये पुट ऑफ हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को अगर फिर से रिपीट किया जाए तो हम कैंडल को बर्न करते हुए उसके ऊपर ऐसा गिलास रख देंगे जिस गिलास के अंदर जो स्मॉल होल मौजूद होंगे। अब अगर नोट किया जाए तो कैंडल जो है जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक ये कैंडल जो है लॉन्ग टाइम के लिए बर्न करती रहेगी। इन दोनों ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर हम डीपली देखते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं था। पहले कैंडल बर्न करती रही क्योंकि इस गिलास के अंदर कुछ मिकदार के अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी, और हम जानते हैं कि बर्निंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो वो प्रोड्यूस होती है, और इन दोनों गैसेस की प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन की मदद से चीजें जलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से चीजें जो है पुट ऑफ हो जाती है, बुझ जाती है। यहाँ पर जितनी टाइम के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी तो ये कैंडल जलती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड का वर्क जो स्टार्ट हो जाएगा और कैंडल जो पुट ऑफ हो जाएगी। लेकिन इस केस के अंदर जो है ऑक्सीजन कंटिन्यूसली इन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटिन्यूसली जो आउट हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल था, तो कैंडल जो लॉन्ग टाइम के लिए जो जलती रहेगी। ऐसा ये नॉलेज है जो हमें आगाही देता है कि ऑक्सीजन की मदद से चीजें जलती रहेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी मदद से चीजें पुट ऑफ हो जाएंगी। तो कोई भी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए से हासिल किया जाता है उसको साइंस का नाम दे दिया जाता है। अगर हम प्रॉपर वे के अंदर साइंस को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द नॉलेज obtained through observation and experimentation। इस नॉलेज को जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हासिल होगा साइंस सेंशिया का नाम जो है वो दे दिया जाता है। अब हम लोगों ने साइंस के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होता है। साइंस को अगर हम कहते हैं तो वो हमें लिविंग थिंग्स के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करता है, और साइंस हम नॉन लिविंग थिंग जो है इनके बारे में भी नॉलेज वो हासिल करते हैं। लिविंग थिंग की एग्जाम्पल पे ली जाए तो प्लांट्स बॉडी, उनके अंदर कैसे वर्क हो रहा है, एनिमल बॉडी जो है उनके अंदर कैसे वर्क हो रहा है, एवं के प्लांट बॉडी की कंपोजिशन क्या है, ये अपनी फूड कैसे तैयार करते हैं, एनिमल बॉडी की कंपोजिशन क्या है और ये फूड कहाँ से हासिल करते हैं, ये सारा नॉलेज जो साइंस के अंदर मौजूद होता है। नॉन लिविंग थिंग्स बहुत सारी हमारी डेली लाइफ के अंदर नॉन लिविंग थिंग की एग्जांपल होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, ये बोर्ड है हमारे पास जो कि वुड का बना हुआ है, तो वुड भी एक नॉन लिविंग थिंग की एग्जांपल के तौर पर आ जाएगी। इसके अलावा
वॉल जिसके ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये भी नॉन लिविंग थिंग की हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हम लिविंग और नॉन लिविंग देखते हैं, लेकिन हमने साइंस के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो रिलेशन है, जो स्टडी है, वो रिलेटेड टू केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास कैसे हेल्प करती है इस सारे नॉलेज को हासिल करने के लिए, उसको यहाँ पर के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। केमिस्ट्री हमारे पास लिविंग हो थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग की कंपोजिशन के बारे में बताती है कि कोई चीज जो किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। जैसे अगर हम प्लांट या एनिमल बॉडी की बात करते हैं, तो प्लांट और एनिमल बॉडी किन किन मॉलिक्यूल से, किन किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है, उसके बारे में हमें केमिस्ट्री आगाह करेगी। प्लांट या एनिमल बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है वो मौजूद होती हैं, तो ये केमिस्ट्री हमें बताती है। लिपिड्स मौजूद होते हैं, केमिस्ट्री की हेल्प से हमें पता चलता है। डीएनए, आरएनए जो है ये मॉलिक्यूल मौजूद हैं, जो केमिस्ट्री हमें बताती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट केमिकल जो है, तो यानी कि हमारे पास किसी भी चीज की, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसकी कंपोजिशन के बारे में साइंस की जो ब्रांच हमें बताएगी, उस ब्रांच को नाम दे दिया जाता है केमिस्ट्री का। इसके अलावा केमिस्ट्री जो है हमें किसी भी केमिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल स्टडी की थी कि कैंडल जो है ऑक्सीजन की मदद से जलती है, यानी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है, टू हेल्प इन बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है, टू पुट ऑफ द बर्निंग थिंग, जलती चीजों को बुझाने का, और ऑक्सीजन जो है जलती चीजों को जलाने की मदद जो है वो करती है। तो यह किसी भी केमिकल की प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास। जैसे वाटर मोस्टली कहते हैं कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, तो वाटर की प्रॉपर्टी आ जाती है। ब्लू जो है वो चिमटने के लिए, एडहायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ब्लू की हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है। कोई भी केमिकल हो तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरह की होंगी, उसके बारे में हमें केमिस्ट्री जो है आगाह करती है। कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज जो है, इसके अलावा स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। जनरली हम पढ़ते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होगा। वाटर का फॉर्मूला पढ़ते हैं H2O, तो केमिस्ट्री हमें बताती है इसके स्ट्रक्चर में किस तरह से बॉन्ड जो मौजूद होंगे, कौन सा एटम सेंटर में मौजूद होगा, कौन सा एटम जो उसके साथ कैसे आके अटैच होगा। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसके अलावा है रिएक्शंस ऑफ मैटर, कोई भी मैटर आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से वो जुड़ते हैं, किस तरह से वो डीकंपोज होते हैं, तो हर एक चीज के बारे में केमिस्ट्री हमें आगाह करती है। तो इसलिए हम कहते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। अब केमिस्ट्री जो है रिएक्शन ऑफ मैटर, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड नया इंट्रोड्यूस हो गया, मैटर। मैटर किस चीज को हम कहेंगे, एनीथिंग व्हिच हैज मास, anything which has mass and occupy space। दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो मास और एक हमारे पास उसको स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। तो ये हमारे पास मैटर की एग्जांपल आ जाती है। जैसे एयर को अगर हम कहें तो क्या वो मैटर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है या नहीं, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम दो बैलून ले सकते हैं। एक बैलून जिसके अंदर हमने एयर को फिल किया होगा वो फ्लैटन हो जाएगा, सरफेस एरिया कवर करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और दूसरा बैलून जो हमारे पास वैसे का वैसा ही पिच का ऊपर रहेगा। अगर इन दोनों को बैलेंस के ऊपर रखा जाएगा तो जो फील्ड है उसका मास जो है वो हैवी हो जाएगा, और जिसको हमने फील्ड नहीं किया हुआ उसका मास जो है वो कम रहेगा। तो ये एयर जो है ये भी हमारे पास एक मैटर के तौर पर एक्ट करती है। अगर हम बात करते हैं इस यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में हर एक चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, एवरीथिंग इज मैटर बिकॉज एवरीथिंग हैज मास, चाहे वो बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम मास हो, या हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा मास के अलावा वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं, चाहे स्मॉल डॉट जितनी स्पेस जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, या उससे कम, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी हमारे पास मैटर के तौर पर ही एक्ट करते हैं, हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा अगर हम एटम की बात करते हैं, मॉलिक्यूल बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते। तो यानी यूनिवर्स की हर एक चीज है वो हमारे पास मैटर का रोल प्ले करती है। अब मैटर में फर्दर हमारा टॉपिक आ जाता है जिसको हमने आज कंटिन्यू करना है। बेसिक कंसेप्ट का पहला टॉपिक है एटम। ठीक है, एटम के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन जो थी वो शो ऑफ की थी।
हमने अपने सिलेबस के मुताबिक जो है जिन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन मेंशन की है उनको देखना है। एटम जो था फर्स्ट टाइम ग्रीक फिलोसोफर जो थे इन्होंने ये टर्म यूज की थी एटम की, और ग्रीक फिलोसोफर्स बहुत सारे थे जिन्होंने जस्ट आइडिया एक्सप्लेन किए थे। फिलोसोफर और साइंटिस्ट में हम कहते हैं कि फर्क होता है, फिलोसोफर जस्ट बात करते हैं, उसके कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन नहीं देते, लेकिन साइंटिस्ट जो भी बात करेगा उसका लॉजिक उसकी रीजन जो लास्ट में तौर पर एक्सप्लेन करेगा। ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने ये वर्क किया। और ग्रीक फिलोसोफर ने कहा मैटर अगर हम उसको डिवाइड करें, सब डिवाइड करें, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसको हम कहेंगे इनडिविजिबल, यानी एक हिस्सा ऐसा आ जाएगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिवाइड करने के बाद सब डिवाइड यानी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, उन स्मॉल पीसेस से एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम फर्दर उसको सब डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था कि वो जो इनडिविजिबल यानी ना काबिल तकसीम हिस्सा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस हिस्से को हम जो है एटम का नाम जो है वो दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने लफ्ज एटम इस्तेमाल नहीं किया था। ग्रीक फिलोसोफर में से एक फिलोसोफर था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस 460 से 370 बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 460 साल पहले पैदा हुआ था और उनके आने से 370 साल पहले इसकी डेथ हो गई थी। इस ड्यूरेशन के अंदर इस ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस ने लफ्ज इनडिविजिबल के लिए इस्तेमाल किया था आटमॉस। जैसे हमारी लैंग्वेज है वो उर्दू है, या हम पंजाब में रहते हैं तो कुछ लोग जब पंजाबी भी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। अगर हम भी कोई नई रिसर्च करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसका नाम जो है वो उर्दू के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। डेमोक्राइटस जो था वो ग्रीक साइंटिस्ट था, ग्रीक फिलोसोफर था, क्योंकि वो यूनान के अंदर रहने वाला था, इसलिए उसने इनडिविजिबल के लिए ग्रीक वर्ड ही यूज किया था आटमॉस। यानी अगर हमसे पूछा जाए आटमॉस क्या चीज है, तो आटमॉस एक ग्रीक वर्ड है, और उस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब बनता है इनडिविजिबल। यानी फर्स्ट टाइम आटमॉस का लफ्ज जो कि ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस था इसने यूज किया था, और आटमॉस की ही ब्रीफ फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म जो है वो एटम जो है। अब हम लोग जो इसको कंटिन्यू करते हैं। ये ग्रीक फिलोसोफर जो थे उन्होंने जस्ट आइडिया दिया था, इनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, नो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, इन साइंटिस्ट के पास कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मौजूद नहीं थी, इसलिए जो था बाद में किसी ने भी एटम के ऊपर कोई वर्क नहीं किया था। इन साइंटिस्ट के वर्क जो था बस कंसिडर कर लिया गया, उसके बाद इसके ऊपर कोई भी रिसर्च जो थी वो कंटिन्यू नहीं हुई कि किसी भी मैटर को अगर डिवाइड करने के बाद आटमॉस तक ले जाया जाए तो आटमॉस क्या चीज है, वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ, कोई रिसर्च इसके ऊपर कंटिन्यू नहीं हो सकी थी। दोबारा जो था 17वीं सेंचुरी के अंदर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क दोबारा से एटम के ऊपर जो था वो कंटिन्यू किया। यानी ग्रीक फिलोसोफर के बाद साइंटिस्ट थे 17वीं सेंचुरी साइंटिस्ट। 17वीं सेंचुरी साइंटिस्ट ने थोड़ा जो एटम के ऊपर रिसर्च कंटिन्यू की थी, उनके टाइम के अंदर एटम के ऊपर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन एटम से रिलेटेड आई थी, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। इन साइंटिस्ट ने कहा था सिंगल एलिमेंट और एटम कैन बी पार्ट ऑफ मैनी कंपाउंड या मॉलिक्यूल। एक सिंगल एटम जो कि बहुत सारे कंपाउंड का, बहुत सारे मॉलिक्यूल का हिस्सा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन वाटर के अंदर भी मौजूद है, हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन मीथेन के अंदर भी मौजूद है।
हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के अंदर भी मौजूद होता है। यानी सिर्फ एक एटम मतलब नहीं कि वो एक ही मॉलिक्यूल बनाएगा, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हो सकता है। तो ये फर्स्ट कंट्रीब्यूशन थी 17वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट की। फिर इसके बाद इन साइंटिस्ट ने कहा कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, कोई भी कंपाउंड जो कैसे टूटता है, इसको भी इन साइंटिस्ट ने जो था 17वीं सेंचुरी के अंदर स्टडी किया था। आप लोग ज्यादातर फेमिलियर होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन से, मेट्रो क्लास के अंदर भी आप पढ़ के आए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट सप्लाई की जाती है तो वो डीकंपोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड जिन चीजों से बना हुआ था, जब उसको डीकंपोज किया जाए यानी तोड़ा जाए तो वो उन्हीं चीजों के अंदर टूटता है जिससे वो मिलके बना हुआ था। और अगर इन चीजों को दोबारा से जोड़ दिया जाए तो फिर उन्हीं चीजों के अंदर बनेगा जिससे ये पहले हमने तोड़ा था। तो ये फॉर्मेशन या डीकंपोजिशन जो है कंपाउंड की, वो हमारे पास जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू होती है। ये आपके पास जो था 70 आल्सो स्टडी दी कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। कोई भी प्योर सब्सटेंस जो है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे वाटर का फॉर्मूला जो था ये 17वीं सेंचुरी के अंदर पता चला। कार्बन डाइऑक्साइड किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। ऑक्सीजन गैस जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। ओजोन है, प्योर फॉर्म में कोई भी कंपाउंड होगा तो उसकी कंपोजिशन जो थी वो 17वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट ने था इसको कंटिन्यू किया था। लेकिन इन साइंटिस्ट ने भी कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन नहीं दी थी, जस्ट इन्होंने आइडिया दे दी थी कि एटम जो है इन चीजों से मिलके बना होगा। फिर 1808 के अंदर एक स्कूल टीचर था जिसका नेम है जॉन डाल्टन। उसने एक एटॉमिक थ्योरी जो थी एक्सप्लेन की। ठीक है, जॉन डाल्टन स्कूल टीचर, उसने 1808 के अंदर पहली मर्तबा एटॉमिक थ्योरी जो थी एक्सप्लेन की। और उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी के जरिए से आइडिया दिया था कि अगर हम एटम को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें जो है वो एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट के जरिए से हेल्प मिल सकती है कि एटम को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसने अपनी थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए जो दो लॉ थे उनसे हेल्प ली। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये क्या चीज होती है, इसकी स्टेटमेंट जो आपको लिंक पे जो है वो मिल जाएगी। मैं जस्ट इसका थोड़ा सा आइडिया आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनके एक डेफिनेट रेशियो जो है वो हमारे पास लाजमी तौर पर मौजूद होगी, तो ही ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुताबिक वाटर का मॉलिक्यूल कहलाएगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में इन दोनों एटम के मास जो डेफिनेट होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम जो होगा उसका मास 1 होता है, या दो हाइड्रोजन एटम है तो दोनों का एटॉमिक मास जो हमारे पास 2 आ जाएगा। एक ऑक्सीजन एटम जो है अगर पीरियोडिक टेबल से उसका एटॉमिक मास देखते हैं तो ये 16 आ जाता है। और अगर हम इन दोनों की सिंपलेस्ट रेशियो मालूम करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो 1:8 है। यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुताबिक अगर हम इनकी सिंपलेस्ट रेशियो 1:8 के जरिए से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो लाजमी तौर पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आप रेशियो 1 और 8 से कम या ज्यादा कर देते हैं तो कभी भी वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पर एटम का मास जो है उसको डेफिनेट रेशियो में जोड़ना है, तभी हमारे पास मॉलिक्यूल जो उसकी डेफिनेट रेशियो के जरिए से फॉर्मेशन हो सकेगी। तो डाल्टन ने कहा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुताबिक यहाँ एटम की बात की जा रही है तो इसलिए हमें एटम की ही वेरिफिकेशन जो है वो मिलेगी। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के अलावा दूसरा हमारे पास उसने लॉ एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल सपोज की हुई है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट सप्लाई करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर
matter can neither created nor destroyed but can be changed from one form to another form. ये हमारे पास एग्जांपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो वो खत्म नहीं हुआ बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर तब्दील हो गया। और अगर हम कहें कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड खुद बन गए तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ये खुद नहीं बने बल्कि पहले से ही मौजूद कोई चीज थी जिससे इनका वजूद जो है वो मुमकिन हो सका है। यहाँ पर कैल्शियम का एटम था, वो इधर वैसे का वैसे मौजूद है। कार्बन का एटम था तो वो भी इधर ऐसे का ऐसे मौजूद है। 3 ऑक्सीजन के एटम थे तो वो भी यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही मौजूद है। तो डाल्टन ने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करना है तो हमें एटम के कंसेप्ट से जो हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से एटम जो है उसकी एग्जिस्टेंस जो पॉसिबल हो सकती है। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट जो थे उनको भी एक्सप्लेन किया था। तो वो हम पॉइंट देखते हैं कि डाल्टन की थ्योरी के बेसिक पॉइंट जो थे वो कौन कौन से हैं मौजूद है। डाल्टन के मुताबिक प्योर सब्सटेंस कोई भी जो है मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है, किसी भी चीज को कोई भी प्योर सब्सटेंस अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसका एक इनडिविजिबल पार्टिकल जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए उसने वर्ड एटम जो था उसको यूज किया था। फिर इसके बाद उसने कहा कि एटम जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर भी सकते हैं। एटम को उसने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। उसने कहा कि स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। एटम जो कि स्टेबल पार्टिकल के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं वो, और जो अनस्टेबल पार्टिकल के तौर पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, उसने उसके एग्जांपल भी दी थी। जैसे कि एटम जो कि एग्जिस्ट करते हैं नोबल गैसेस और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते एक्सेप्ट नोबल गैसेस, जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम आ जाते हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल एटम की एग्जांपल आ जाती हैं। हम मोस्टली रूल्स डिफाइन करते हैं कि कौन सा एटम हमारे पास स्टेबल होगा और कौन सा एटम जो हमारे पास अनस्टेबल होगा। 2 रूल जो है वो स्टेबिलिटी के लिए जो है, एक आ जाता है डुप्लेट और एक आ जाता है ऑक्टेट। डुप्लेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, तो ये भी आपको लिंक में जो है मेंशन कर दिए जाएंगे। There should be 2 electrons in the outermost shell of an atom for stability. ये स्टेटमेंट आया था डुप्लेट रूल की। There should be 8 electrons in the outermost shell of an atom. तो ये एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास ऑक्टेट रूल की। डुप्लेट रूल की एग्जांपल है हीलियम, जिसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और ऑक्टेट की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, जिनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो डुप्लेट को या ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन, उसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 होने चाहिए थे स्टेबिलिटी के लिए। फ्लोरीन जो उसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए थे। सोडियम जो है इसी तरह से हमारे पास आ जाता है, तो ये भी डुप्लेट ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते। यानी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल एटम के तौर पर जो एक्ट करते हैं। फिर डाल्टन ने भी डेमोक्रिटस की तरह ही, यानी ग्रीक फिलोसोफर की तरह ही एटम को डिफाइन किया था। और डिफाइन जो है वो हमारे पास है द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स which can take part in chemical reaction. बहुत सारे ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि अनस्टेबल एटम है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है इसलिए उनको किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा या अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन और वाटर के केस में ऑक्सीजन में बॉन्ड बना हुआ है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कैन नॉट टेक पार्ट, ठीक है। तो इसलिए हम इस
डेफिनेशन को एडिट कर देंगे, कैन और कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नोबल गैसेस ऐसी हैं जिनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती नॉर्मल कंडीशंस पर, लेकिन अगर कंडीशन चेंज कर दी जाएगी, चाहे कि नोबल गैसेस ऐसी भी हैं जो रिएक्शन में हिस्सा ले सकती हैं, जैसे कि जिनॉन आ जाता है। हम जनरली बात करते हैं तो हम कहते हैं स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन और कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे या हिस्सा नहीं लेंगे, उन इंडिविजुअल पार्टिकल को डाल्टन ने डिफाइन किया था एटम के तौर पर। लेकिन डाल्टन ने भी यहाँ पर वर्ड जो था इनडिविजिबल यूज किया था, यानी एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। याद रखना है कि डाल्टन ने ये जो वर्क किया था 1808 के अंदर वर्क किया था, और डाल्टन की ये थ्योरी है, थ्योरी यानी जिसके अंदर मिस्टेक के चांसेस जो मौजूद होते हैं। 1808 के अंदर तो माना जाता था कि एटम इनडिविजिबल है, लेकिन मॉडर्न रिसर्चर जो है, जो अब रिसर्च करते हैं, वो बताते हैं कि एटम जो है उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम को मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें हम मोस्टली फेमिलियर होते हैं विद इलेक्ट्रॉन, विद प्रोटॉन, विद न्यूट्रॉन। इसके अलावा आ जाता है मेसॉन, हाइड्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड सो ऑन। यानी एटम को भी अब फर्दर सब एटॉमिक, सब यानी स्मॉल एटम से भी स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल के अंदर जो है फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। फिर मॉडर्न रिसर्चर जो है उनका वर्क आ जाता है। फिर इसके बाद जो था हमारे पास इस एटम के लिए कंट्रीब्यूशन को फर्दर कंट्रीब्यूट किया था जे बर्जीलियस, ठीक है। जे बर्जीलियस एक हमारे पास केमिस्ट था, साइंटिस्ट था, जिसने एटम के लिए जो था वो वर्क कंटिन्यू किया और बताया कि एटम जो है उसके लिए हमने सिंबल कौन से यूज करना है। जैसे हाइड्रोजन जो है उसके लिए हम वर्ड कैपिटल H लिख दिया करते हैं। सोडियम जो है उसके लिए सिंबल जो है वो हम लोगों ने Na इंट्रोड्यूस करवाना है। तो जे बर्जीलिये जो साइंटिस्ट था उस पे सिंबल किस एटम के लिए कौन सा सिंबल इंट्रोड्यूस करवाना है। इवन के ये भी बताया था कि किस लैंग्वेज का वर्ड होना चाहिए, और अगर सिंगल वर्ड है तो उसको हमेशा कैपिटल लिखना है, और अगर टू वर्ड पर मुश्तमिल है तो उसका पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर जो स्मॉल लिखना है। जैसे सोडियम में कहीं पर भी Na नहीं आता, लेकिन सोडियम जो था वो ड्राइव किया गया है नेट्रियम से, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और नेट्रियम जो है उसके शुरू में Na आता है, तो इसलिए उसने कहा था कि टू वर्ड्स पर मुश्तमिल जो सिंबल होगा उसका पहला कैपिटल जो है लेटर होना चाहिए और दूसरा लेटर जो है हमारे पास स्मॉल लेटर के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जे बर्जीलियस ने एटॉमिक मास जो था उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया कि किस एटम का मास जो हमारे पास कितना होगा। जैसे हाइड्रोजन जो है उसके लिए मोस्टली हम एटॉमिक मास जो है वो 1 यूज किए करते हैं, लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो 1.0076 जो है ये एटॉमिक मास हाइड्रोजन के लिए आ जाता है। इसी तरह से कार्बन जो उसका एटॉमिक मास जो 12 आ जाता है। ऑक्सीजन जो उसका एटॉमिक मास आमतौर पर हम 16 यूज करते हैं, लेकिन 15.99 ये हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है ऑक्सीजन का। तो बर्जीलियस ने जो था वो एटॉमिक मास इंट्रोड्यूस करवाया था। अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जो है इसकी डेफिनेशन लिंक में भी आपको मेंशन कर दी जाएगी। एटॉमिक मास हम कहते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in nucleus of an atom। एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम आएगा दैट विल बी नोन एज एटॉमिक मास ऑफ द एटम।
ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने एटम के बारे में जो है वो पढ़ा है कि एटम पे किन किन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन जो थी वो दी थी। एक तो ग्रीक फिलोसोफर जिन्होंने वर्ड एटमॉस इस्तेमाल किया था, दूसरा फिर 70वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दी थी कैसे कैसे एटम जो है वो किन चीज़ों के अंदर मौजूद होता है। फिर जॉन डाल्टन का वर्क था और इसके अलावा जो है हमारे पास जे ब्राज़िलियस का वर्क जो वो आ जाता है जो एटम से रिलेटेड हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जो कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। शुक्रिया।